अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस का ज़बरदस्त एहतजाज। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अब की बार बीजेपी गुजरात में इक़्तिदार से बाहर होगी। तवज्जो हटाने के लिए ईडी के जरिए धमकाने की कोशिशें। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में एमएलसी आमिर अली खान का बयान। ईडी की शुरुआत कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुई। पार्टी को वादा करना चाहिए कि हुकूमत में आएगी तो ईडी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर का मुतालबा। 55 घंटों तक ईडी ने पूछताछ की थी लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। राहुल का बयान, कहा मेरा घर छीन लिया गया लेकिन मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का करता रहूंगा प्रचार। अगले हुक्म तक वक्फ के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में किसी भी नई तकरीर पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर अगली समाअत 5 मई को मुकर्रर। और जालिम इसराइली फ़ौज ने अमरीकी और मगरबी मदद से गाज़ा में आज फिर की बदतरीन बमबारी। कम से कम 19 फ़लस्तीनी बाशिंदों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के खिलाफ हैदराबाद में ईडी दफ्तर के रूबरू बड़ा एहतजाजी मुजाहरा कांग्रेस पार्टी ने किया। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की क़यादत में ये धरना दिया गया। सियासत टीवी के नुमाइंदे सैयद इस्माइल सबीउल्लाह के मुताबिक इस एहतजाजी धरने में AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, भट्टी विक्रमार्क, श्रीधर बाबू, जनाब आमिर अली खान MLC समेत सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस कायदी ने कहा कि पार्टी इंसाफ के लिए मुल्की सतह पर भी एहतजाज दर्ज करवाएगी। तेलंगाना कांग्रेस की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि मोदी हुकूमत ईडी के जरिए कांग्रेस को धमकाना चाहती है। हम डरने वाले नहीं हैं। वो कांग्रेस के एहतजाजी धरने से हैदराबाद में खिताब कर रही थी। जो भी कानून बने हैं उसमें से ये तय बात है कि जब कोई एक कंपनी नहीं चलती, बंद होने की कगार पर पहुंचती है, तो एक दूसरी कंपनी बनाकर इसके ऋण को उसमें स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के, किसी भी दुनिया के लोकतांत्रिक मुल्क के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। दूसरी बात होती है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो जब कोई पैसे का आदान प्रदान ही नहीं हुआ तो लॉन्ड्रिंग का मामला कहां से आ गया? जब वो कंपनी प्रॉफिट की कंपनी नहीं है, जब उसमें किसी भी प्रकार के आदान प्रदान को प्रतिबंधित किया गया है, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का या फर्जी पैसे के लेन देन का मामला कहां से आता है? सबसे ज्यादा फर्जी लेन देन का मामला तो PM केयर फंड में हुआ। उसकी बात आज तक कभी ये होती नहीं है। सबसे ज्यादा तो इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। उसके बारे में तो कहीं पर भी कोई बात नहीं होती है। तो ये जब सवाल खड़े किए गए तब ईडी के चार्जशीट का मामला आया। इसके पहले जब भी दिल्ली में इस तरह के प्रकरण की बात आई, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत और राहुल गांधी की क़यादत से परेशान होकर बीजेपी ईडी का कांग्रेस के खिलाफ गलत इस्तेमाल करने की कोशिशों में है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की खिदमत और राहुल गांधी की मेहनत दोनों का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी अवाम में मकबूल बनकर उभरी और बीजेपी ईडी के जरिए पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है। 80 साल से ऊपर हुए उम्र की सोनिया गांधी जी को और देश में उबलते हुए आ रहे नौजवान राहुल गांधी को लीडरशिप का ग्रोथ को देके बीजेपी साजिश कर रहे, उनका लीडरशिप को कुछ डैमेज करे, ये नहीं है, नामुमकिन है। क्योंकि देश में इतिहास में इतना साल सरकार सत्ता में रहने के बावजूद भी वो लोग कभी ऐसा फ्रॉड नेचर पे नहीं सोचा, सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचे। अगर जितने साल सत्ता में है, अगर वो करना बोले तो क्या नहीं कर सकते थे? आज नरेंद्र मोदी जी पूरा इस देश के जायदाद को इतने साल की मेहनत से जो जमा हुआ है वो अदानी अंबानी को दे रहे। हम ऐसा नहीं कर रहे। हम आज सिर्फ जैसा कांग्रेस से बढ़ोतरी होती रहे वहां लीडरशिप का परेशान करने के लिए ऐसा ईडी को सामने लाके वो चार्जशीट पे चलाते हैं। बीजेपी कमजोर कब होता है? उस वक्त कांग्रेस लीडरशिप को भी कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये साजिश है, राजनीतिक साजिश है।
इस साजिश को हम पलटा के मारेंगे और पब्लिक पूरा गांधी फैमिली के सपोर्ट में है। तेलंगाना कांग्रेस के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब के दौरान एमएलसी आमिर अली खान ने कहा कि अब की बार बीजेपी गुजरात में इख्तिदार से बाहर हो जाएगी और तवज्जो हटाने के लिए ईडी के जरिए धमकाने और कांग्रेस क़यादत को हिरासा करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं और बीजेपी क़यादत इसी से परेशान है। दूसरा कुछ नहीं है, मोदी सरकार जो है वो अटेंशन डाइवर्जन गैंग का काम कर रही है। तेलंगाना आप तेलंगाना पुलिस पे एक बात कहा जाता है कि अटेंशन डाइवर्जन। ट्रंप को गले लगे, ट्रंप टैरिफ लगा दिया। 10 साल में सबको बर्बाद करके 2 लोगों की जीत हुई, या 2 लोगों के 4 लोगों की जीत हुई। अंबानी अडानी उधर इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में मोदी और अमित शाह। अब इससे डाइवर्जन करने के लिए तरह तरीके से एक नया एक अटेंशन डाइवर्जन का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि अब पूरे 140 देश के लोगों की नजर कांग्रेस के तरफ है और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के तरफ है। सभी को बस हो गया। अब ये 10 सालों में देख लिए, एक आदमी भारत को जोड़े का काम कर रहा है तो एक भारत को तोड़ो का काम कर रहा है। इनसे नजात पाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अब ये ऐसे केसेस से कोई डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत चीजें देख ली हैं अपनी जिंदगी में, बहुत चीजों को सह लिया है उन्होंने। अब 140 लोगों की नजर को वो पूरा करने के लिए, जैसा 42% रिजर्वेशन, बीसी रिजर्वेशन का काम यहाँ पे हुआ, एससी कैटेगराइजेशन का काम हुआ, वैसे ही मैं समझता हूँ कि अब फिर से भारत को एक जगह एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज की आवाज राहुल गांधी बन के हमारे पास उभरेंगे। मैं समझता हूं कि अब इस बार बेवकूफी करने की, या जो जिस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम मोदी शाह कर रहे हैं, वो ना गुजरात में चलेगा, ना बिहार में चलेगा, ना पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। अब एक ही आवाज, लीडर बन के बड़ा उभरेगा, वो है राहुल गांधी। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि ईडी की शुरुआत कांग्रेस के दौर हुकूमत में हुई और पार्टी को वादा करना चाहिए कि हुकूमत में आती है तो ईडी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। KTR ने भी कहा कि आज बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि माजी में कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही किया। चाहिए कांग्रेस को ये तय करना चाहिए कि ईडी सही है कि गलत है, क्योंकि ईडी तो शुरुआत तो उन्होंने की, कांग्रेस ने, और जब कांग्रेस की दौर थी उन्होंने CBI और बाकी इंस्टीट्यूशन का गलत इस्तेमाल किया। आज बीजेपी की दौर है, ये लोग ईडी और बाकी इंस्टीट्यूशन को ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बट कांग्रेस को मन बनाना चाहिए कभी का एक बार कि ईडी सही है कि गलत है, क्योंकि जब किसी और पे ईडी केस करती है तो कांग्रेस सेलिब्रेट करती है, जब उन पे केस हो जाता है तो ईडी को बदनाम करने की कोशिश करती है। तो मैं बस कांग्रेस पार्टी के लीडरों से, राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आप पहले आपके पार्टी में CWC में एक रेजोल्यूशन पास करिएगा कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो ईडी को बर्खास्त करेंगे। सीधी बात, इसमें घुमा फिरा के बोलने वाली क्या बात है। अगर ईडी गलत काम कर रही है तो आप वादा करिए देश की जनता से कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो इसको स्क्रैप करेंगे। तेलंगाना के वजीर D श्रीधर बाबू ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस का मामला सिर्फ कांग्रेस को दबाने की कोशिशों का हिस्सा है और मरकज की मोदी हुकूमत सियासी मकासद के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। And we strongly condemn the attitude of the central government which is trying to pinprick the Congress party, especially our leaders Sonia ji and Rahul ji. You know, National Herald case, again with the help of the institutions, they are trying to create some sort of a confusion, some sort of a mudslinging on the Congress leadership. Everybody in this nation knows about Sonia ji or Rahul ji, who dedicates their time, energy for the welfare of our people. And after 12 long years, raking up this issue absolutely denotes, political vendetta against the Congress leadership. And I would like to mention here is, when does the money laundering comes? When the money moves out. But money, not even a single pie of money is being moved out to somewhere, and the shareholders of the company doesn't have any right to really take the leverage or the profit from the company, and whatever
the debts of the old company was there. It has been, moved to the new company along with the debts which is above 90 crores and above. So how does they relate this case to some sort of these sort of sections and try to mudsling our party leadership? They just want to demoralize our party cadre, and ultimately they can't face the Congress party leadership on the public forum. And that is the reason, definitely, with the help of this institution, they are trying to create some sort of confusion. कांग्रेस के रुकन पार्लियामान अनिल कुमार यादव ने कहा कि गांधी खानदान ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं और सियासी मकासद के हसूल के लिए कांग्रेस क़यादत को निशाना बनाने की कोशिशें काबिले मजम्मत हैं। हम सब पूरा देश जानता है, ये वांटेडली टारगेट करके हमारे नेता सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी के ऊपर एक बेबुनियाद इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया है। पूरा देश जानता है आज गांधी फैमिली क्या चीज़ है, गांधी फैमिली का हमारे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। आज ये लोग बोल रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें उनके ऊपर इल्जाम लगा गया है। उनको ये पता होना चाहिए वो परिवार है जिन्होंने देश के लिए, नेहरू जी ने अपना पूरा जो प्रॉपर्टीज है उन्होंने देश के लिए त्याग किया है। इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए उनका जान बलिदान दिया है और राजीव गांधी जी ने भी इस देश के लिए अपना जान बलिदान दिया है। आज उस परिवार के ऊपर एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में, एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो लोग हमारे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। हमारा लीडर राहुल गांधी जी इन चीजों से डरेंगे नहीं। वो हमेशा पहले भी बोले, आज भी बोले, आज चाहे कितना भी ताकत के साथ आप हमारे राहुल गांधी के लिए इस तरह के आप हालात पैदा करेंगे, हमारा नेता उतनी मजबूती के साथ दोबारा आप लोगों के सामने खड़ा होगा, आप लोगों के ऊपर दोबारा सवाल करेगा। क्योंकि आज पूरा देश जानता है जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश के अंदर पिछले वर्ग के लोगों को, एससीओं को, माइनॉरिटियों को जिस तरह से वो लोग एक झूठे वायदे देके उन लोगों के ऊपर एक पॉलिटिकल बैकवर्ड, मतलब पॉलिटिकली उन लोग को पीछे ही ले जा रहे, उनका आवाज आज राहुल गांधी जी उठा रहे। हम पूरे यकीन के साथ बढ़ सकते हैं, ये आप जितना भी कोशिश करिए, हमारा नेता क्लीन है, क्लीन रहेगा। और इस चीज के कांग्रेस के आज के एहतजाज के मौके पर हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीला ने कांग्रेस कायद फिरोज खान, चेयरमैन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अखिलती सेल शेख अरशद और तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल से भी अलहदा बातचीत की। हिंदुस्तान में एआईसीसी के काल पर आज मोदी अमित शाह की जो हुकूमत ईडी को इस्तेमाल कर 13 साल पहले एक प्राइवेट केस नेशनल हेराल्ड पर सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला था, वो केस को 1 साल पहले उसको ऊपर लाया, जांच की, करीब 50 से 60 घंटे उन लोगों की ये हुआ, इंट्रोगेशन हुआ, पूछताछ हुई, उसके बाद भूल गए, वो केस में कुछ नहीं मिला, भूल गए वो लोग। फिर एक बार अभी जो कांग्रेस पार्टी एसोसिएशन चला, उसके बाद राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा, इसी बीच में वक्त फैक्ट जो अमेंड करे उसके ऊपर ऐसा एक्ट करे, उसको पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हल्ला मचाए, उसके खिलाफ जैसे मुसलमान नहीं बल्कि पूरे डेमोक्रेट्स और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चाहने वाले सब लोग सपोर्ट करे। ये सब देखकर उनको कुछ रास्ता नहीं मिला। आज नया जैसो सोनिया गांधी के ऊपर और जैसो राहुल गांधी के ऊपर ईडी वाले चार्जशीट दाखिल किए, उस चार्जशीट के खिलाफ आज जैसो हम लोग यहाँ पर ठहर कर जैसो आज ये बताना चाह रहे हैं कि जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए आज सीआरपीसी लॉ में जो ये है वो प्रोविजन को ख़त्म कर इसको 13 साल के बाद उन्होंने आज चार्जशीट डाली और ये सख्त गलत है। ये मैं यही चाहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की संविधान को चाहने वाले, मानने वाले, इस जमहूरियत किसी को लाकर एक केस फाइल किया जाता है। नेशनल हेराल्ड बल्कि 1942 में एक पेपर था, एक अखबार था, ना सिर्फ नेशनल हेराल्ड था, उस टाइम पे नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आज़ाद बोल के 3 जो है ना अखबार थे। ये तीनों अखबार को बंद करने का काम अंग्रेज़ों ने किया था। हिंदुस्तान के अवाम के खिलाफ, आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ जो आवाज़ उठाते थे अखबार, ये अखबारों के खिलाफ
स्थानांतरित किया जा इसको बंद करने का काम जो है ना किसी भी प्रकार के अंग्रेजों ने किया था। फिर आज किसी भी तकरीबन 70-72 साल के बाद वही नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग की एक केस फाइल किया जाता है। कोई पैसे हमारी कायदीन प्रदान ही नहीं हुआ, मोहतरमा तो लॉन्ड्रिंग का मामला सोनिया गांधी जी, जब राहुल गांधी साहब, प्रॉफिट की कंपनी उनके ऊपर एक केस फाइल किया जाता है, ईडी के समन और नोटिस भिजाए जाते हैं। प्रतिबंधित गुज़िश्ता कुछ साल पहले समन भिजाए हैं, इनको बुलाया है, सवाल जवाब किया है। गौर करने की बात यह है कि गुजरात के अंदर राहुल गांधी जी ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। की बात आज तक कभी आइंदा चल के गुजरात कांग्रेस जीतने जा रही है, इस वजह से राहुल गांधी जी को रोकना है। सोनिया गांधी जी को भी अगर अब ये जो ईडी की कार्रवाई सोनिया गांधी और हमारे राहुल जी पे है, ये एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। पहली बात, ईडी का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा आना पैसा जाना, दूसरी कंट्री से आना या दूसरों के अकाउंट से आना और उसके अंदर से पैसे का मामला रहना। अगर से हकीकत के अंदर अगर से अपन ये डेप्थ में जाएंगे, लीगल टेक्निकलिटी देखते हुए, ये सिर्फ सोसाइटी केस बन सकता मगर ईडी केस नहीं बन सकता। तो दो मास्टरमाइंड, मोदी जी, अमित शाह जी, बढ़ती हुई मकबूलियत। देखिए, कांग्रेस एक पार्टी है जिस बीजेपी को मालूम हिंदुस्तान के अंदर अगर से बीजेपी को कोई धक्का दे सकती तो कांग्रेस पार्टी। दूसरे कई प्लेयर्स हैं बट रीजनल प्लेयर्स हैं, स्टेट प्लेयर्स नहीं है। सो डिलिबरेटली पॉलिटिकल वेंडेटा रखते हुए ये केस डाले सो है। सो ये केस के अंदर कोई दम नहीं है। और रही बात, बीजेपी डाइवर्शन पॉलिटिक्स करती, जिस तरीके से बिहार का चुनाव है, गुजरात के अंदर प्लीनरी हुई, वक्फ बोर्ड का बिल जो काला बिल लेके आए आप और आग लगने वाली है, तो डाइवर्शन देना, तो ये कभी भी एक ऐसी पार्टी। बीआरएस लीडर डी श्रावण ने एमएलसी बनने के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो पहली मरतबा अवामी नुमाइंदे के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देंगे और तेलंगाना अवाम की नुमाइंदगी करने की कोशिशों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। Sri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao ji has given me an opportunity to serve the society and the party as a member of Legislative Council, and I wholeheartedly bow before him and thank him with so much of gratitude for giving me this great opportunity. This is a lifetime opportunity for me. Last 17-18 years I am in the public life, and this is for the first time at the behest of, with the blessings of Sri KCR Garu, Sri Harish Rao Garu, Sri KTR Garu, and Santosh ji or Kavitamma, and all other MLAs and MLCs and senior leaders of the party, I have been made as MLC. I consider this not as a position of power, but I consider this as a responsibility and accountability. And the coming 3 years, in being in the opposition, I certainly stand and fight as a voice of the Telangana and also as a voice of the oppressed sections, and ensure that BRS comes back to power and KCR third time becomes the Chief Minister of Telangana. That is the endeavor with which I will work. And once again, I thank the media friends. Last 18 years, they have owned me. Whenever I spoke, they ensured that my voice has reached to the people. And I appeal to them even today while I thank them that rest of my life, I'm going to dedicate completely to the public life and to fight for the human rights, to fight for Telangana's identity and existence. Therefore, my humbly appeal to the media also, give me the same kind of love, affection that you have showered on me in these 18 years, so that I really do my best and then stand for the society, stand for the right values in the legislature and the society. मीना हॉस्पिटल हैदराबाद की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप बराए ख़वातीन मुनक़िद किया जा रहा है, जो 17 से 24 अप्रैल जारी रहेगा। इस हवाले से मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान और डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात से आगाह किया। हम लोग यहाँ पे 8 to 2 अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे फ्री टेस्ट और फ्री इन्वेस्टिगेशंस होंगे, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस
और जो पेशेंट्स को कुछ सर्जरी की ज़रूरत है या कोई प्रोसीजर की ज़रूरत है, एडमिशन की ज़रूरत है, तो वो मेहदीपट्टनम या तापुर ब्रांच पर हमसे रुजू हो सकते हैं। तो हम सारे यहाँ तरफ के पेशेंट्स के से गुजारिश करते हैं। ओल्ड सिटी में हमको लगा कि हमारी बहुत ज़रूरत है मीना हॉस्पिटल के खिदमत के लिए, इसीलिए हम लोग ये नए उसके साथ कि हम इसके साथ आए हैं। तो आप लोग हम आकर हमको इंकरेजमेंट करिए और हमारा साथ दीजिए। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आके आप हमारे सर्विसेज का इस्तेफादा हासिल करें। राजौंदा सिलसिला जिला के गंभीरापेट मंडल में आज वक्त कशीदगी हुई जब धान खरीदी मराकज़ के इफ्तिताह के मौके पर BRS और कांग्रेस पार्टी कायदीन के दरमियान लफ्जी झड़प धक्कमपील में तब्दील हो गई। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए दोनों पार्टियों के मकामी कायदीन मौजूद थे, ताहम तकरीब के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए BRS लीडरों ने एतराज़ किया। मुकामी रुकन असम्बली और BRS के लीडर KTR की तस्वीर न लगाने पर BRS कारकुनों ने बरहमी का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे सिलसिला आसिफ अली सादत के मुताबिक पुलिस ने दोनों जमातों के कायदीन से बातचीत की और हालात को काबू में किया। निज़ामाबाद मुस्तक़र के धर्मपुरी हिल्स इलाके में वाक़ सरकारी अराज़ी पर गैर मजाज तौर पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जे की कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में रेवेन्यू के अहदेदारों की मुबैना खामोशी माना ख़ैज़ है, क्योंकि कब्जा करने वाले अफराद को सियासी पुश्तपनाही हासिल है, जिसकी वजह से रेवेन्यू के अहदेदार भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिसकी वजह से आवाम में फ़िक्रमंदी है। साबिक़ में इस अराज़ी पर गैर मजाज तौर पर कब्जे की कोशिश की गई तो उस वक्त के कलेक्टर C नारायण रेड्डी, म्यूनसिपल स्पेशल ऑफिसर और एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने यहाँ पर वाक़ अराज़ी सर्वे नंबर 252 करार देते हुए सरकारी ज़मीन पर साइन बोर्ड नस्ब कर दिया था। हमारे नुमाइंदे निज़ामाबाद जावेद अली के मुताबिक लैंड ग्रैबर्स ने इन साइन बोर्ड को निकाल कर गैर मजाज तौर पर अराज़ी कब्जे में करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि आज एक बार फिर सोने की कीमतों में भारी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 2 दिनों में फ़ी तोला सोना तकरीबन 2000 रुपये महंगा होने के बाद आज तेलंगाना में 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले 1140 रुपये बढ़ गई और 97,310 तक जा पहुँची, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत में 1050 रुपये इजाफा हुआ और अब ये 89,200 रुपये हो गई है। माहिरीन का कहना है कि सोने की कीमतों में तेज़ी की अहम वजह बैनुल-अक़वामी माशी हालात और अमेरिका और चाइना के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी शामिल है। शहर हैदराबाद के एक रिसार्ट तहकीकाती मरकज़ में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। 2-3 दिनों से तेंदुआ वहाँ के ज़रई खेतों में घूमता दिखाई दिया, इस पर स्टाफ ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इतला दी। चारशंबे की सुबह जंगलाती हुकाम ने इलाके में CCTV कैमरे और पिंजरा नस्ब किया, जिसमें तेंदुआ फंस गया, जिसके बाद साइंसदानों और अमले ने राहत की सांस ली। इतला है कि तेंदुए को जू पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल दूसरे दिन वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर दोपहर 2 बजे समाअत शुरू हुई। अदालत ने इशारा दिया कि वह वक्फ कानून के 3 अहम पहलुओं पर उबूरी हुक्मनामा जारी कर सकती है। इसमें वक्फ करार दी गई जायदादों को डी नोटिफाई न करना, कलेक्टर के इख्तियारात पर मुमकिना रोक और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की शमूलियत पर उबूरी हुक्म भी शामिल हो सकता है। अदालत में मरकज़ी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई भी उबूरी हुक्म जारी करने से कबल हुकूमत को अपना जवाब पेश करने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त को तस्लीम किया और मरकज़ी हुकूमत को 7 दिन की मोहलत दी गई ताकि वो तफसीली जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगले हुक्म तक वक्फ के स्टेटस में कोई तब्दीली न की जाए। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल्स में किसी भी नई तकर्री पर भी रोक लगा दी गई है। अगली समाअत 5 मई को मुकर्रर है और सिर्फ 5 बुनियादी अर्जी गुजारों को इसमें पेश होने की इजाज़त रहेगी। इस फैसले को एक अहम पेशरफ्त के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ मौजूदा हैसियत बरकरार रहेगी बल्कि किसी भी मुमकिना नई तकर्री या तब्दीली पर फ़िलहाल अमलन पाबंदी लग चुकी है। MLC आमिर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ मामलात पर जुगातू मौक़िफ़ बरकरार रखने के हुक्म का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में इदारा सियासत की जानिब से दुआया इज्तिमा इंतहाई कामयाब रहा और गैर मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो खुशाइन अलामत है। बड़ी खुशी की बात है। अदालत उज़्मा पे जो भरोसा था वो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने आज वक्फ के 2 इश्यूज़ के ऊपर 2 पॉइंट्स के ऊपर जो कि गैर मुस्लिम की शमूलियत के ऊपर जो मामला था उसके ऊपर और वक्फ बाय यूज़र, ये 2 मामलों पे स्टे दिए हैं और 8 दिन में 7 दिन के अंदर मरकज़ी हुकूमत से ये करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमने शऊर बेदारी की मुहिम के तौर पे जो आदिलाबाद से मुहिम शुरू की थी उसका इख्तिताम यही था कि हम बगैर किसी पब्लिसिटी के, ना मेरी फ़ोटो आना ना कोई चीज़ पब्लिसिटी पॉलिटिकल माइलेज लेने के बजाय
हम ये करें कि एक बागाम के इमाम साहब को सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 40 मिनट तक जो दुआ की, शायद उसी का ये नतीजा है कि अब फिल वक्त जो रोक लगी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने जितने शुरका थे, जितने हज़ारों में तादाद जो आके वहाँ पे शरीक हुए थे, सबको रुला दिया। और शायद अल्लाह ताला उससे राज़ी होकर कम से कम अभी तक फिल वक्त के हद तक तो इतनी तो राहत मिली है कि गैर मुस्लिम का दाखिला वक्फ बोर्ड में और वक्फ बाय यूज़र, इसलिए कि वक्फ बाय यूज़र का मामला ऐसा था कि जो भी मस्जिद हिंदुस्तान में है, जो नई जदीद तामीर मस्जिद जो है, उसको वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में लिया जाता है। अगर कोई वक्फ करते हैं तो वो अपनी जगह है, अगर हम ज़मीन खरीद के बनाते हैं तो वक्फ बाय यूज़र, वो कोई वक्फ नहीं, खरीदे ज़मीन आप मस्जिद बना लिए। हम जाके वहाँ पे जो इबादत करते हैं उसमें वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे जो मसाजिद ख़तरे में थे उस पर तो फिल वक्त स्टे लग गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत उज़्मा जब कभी हिंदुस्तान की जमहूरियत में जालिमाना हुकूमत अगर आके कुछ जुल्म का इक़दाम करती है तो अदालत हर वक्त सामने आकर किसी न किसी तरीके से हमारे को राहत पहुंचाती है। और ये मैं समझता हूँ कि फिर एक नया अदालत पे भरोसा करने का एक वक्त आया है कि हम इंशाअल्लाह ताला और उम्मीद रखेंगे कि और कुछ अच्छा इसमें इक़दाम होगा 8 दिन के बाद जब समाअत फिर से शुरू होगी। इसमें वक्फ बोर्ड या वक्फ बिल के अमेंडमेंट के बिल के उसमें मैं कोई सियासी माइलेज लेना नहीं चाह रहा हूँ। हम भी एक पार्टी बने हैं, जैसा हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बने हैं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी बने हैं, जैसा जितने सब लोग बने हैं, मैं भी उसमें एक पार्टी हूँ। मैं शख्सी तौर पे सियासत की हिस्ट्री बताते हुए मैं वहाँ पे तमिलनाडु की एक पार्टी है VCK, वो भी है, सो मेरे साथ हम दो मिलके एक पिटीशन में वहाँ पे दाखिल हुए हैं। अब ये देखना है कि किन 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट वहाँ ठहर के बहस करने का इजाज़त देंगे। लेकिन जो 70 से ज़्यादा पिटीशन वहाँ पे पड़े हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको ठहरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो 5 लोग ठहरेंगे वो 5 लोग बहस कर सकेंगे। अब इसमें कौन से 5 होंगे वो देखेंगे किस में होता है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि अदालत उज़्मा से इंसाफ मिलेगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर इत्मीनान का इजहार किया और दो टोक अंदाज में कहा कि वक्फ एक्ट गैर कानूनी है। वो खुद अदलिया में समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद रहे और उन्होंने ये भी कहा कि आइन की मुख्तलिफ दफात के खिलाफ ये एक्ट कानून मंजूर कराया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात काउंसिल है, किसी पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरी फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात करेंगे। और मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर, आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया।
पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सख्त तनकीदें की और कहा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हैं, लेकिन जब भी किसी भी मुस्लिम या बैरूनी मुल्क में जाते हैं तो इसी मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। ममता ने बीजेपी पर नफरत की सियासत का भी इल्ज़ाम लगाया। ममता ने कहा कि अगरचे मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन जब वो सऊदी अरब या दुबई जाते हैं तो किसकी मेहमान नवाजी कबूल करते हैं, अपने मुल्क में कुछ कहते हैं और दूसरे मुल्क में कुछ और। ममता ने भी कहा कि ऐसे वक्त में वो इंडिया इत्तेहाद से अपील करते हैं कि मुत्तहिद रहें, हिम्मत करें, मिलकर लड़ें। ये अब हमारा ज़ाती मामला नहीं, ये सबको मुतासर कर रहा है। आज आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। अब ये लोग यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी मुतारिफ करवाना चाहते हैं। मुआज़रे के तशद्दुद के बाद मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में कशीदगी है और इसको लेकर बीजेपी पर सीएम ममता बनर्जी की तनकीदें जारी हैं। गुजरात के दौरे के मौके पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि माजी में 55 घंटों तक ईडी ने उनसे पूछताछ की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। राहुल ने भी कहा कि उनका घर छीना गया, लेकिन वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते रहे और मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। ईडी से इंटेरोगेशन करी 55 घंटे मेरी इंटेरोगेशन की। मैं आपको बता रहा हूं, ईडी वाले थक गए। मेरा घर छीन लिया। घर जब छीना, मैंने इनको चाबी दी। मैंने कहा भैया घर नीचे है तुम्हारा। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, चांदनी चौक में हजारों घर है मेरे। लोगों के दिल में मेरा घर है, मुझे घर की जरूरत नहीं है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है और वही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर चांदनी चौक में और दिल्ली में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान 7 में से 60 सीट लेने जा रहे हैं। और अब बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने अमरीकी और मगरबी मदद से गज़ा में जंगबंदी का सिलसिला आज भी जारी रखा। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने जुमेरात की सुबह गज़ा के मुतअद्दिद इलाकों में दर्जनों फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले किए, जिसमें मुतअद्दिद शहादतों की इत्तलात है। मुख्तलिफ़ इलाकों पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 19 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हुए, दर्जनों दीगर ज़ख्मी हुए हैं। इस दौरान शुमाली गज़ा पट्टी में जबलिया पनागुज़ी कैंप में भी बेघर अफराद पर हमले किए गए। ज़ालिम फ़ौज ने गज़ा शहर के मशरिक़ी इलाकों में इसराइली टैंकों की शदीद फायरिंग के साथ साथ गोलाबारी भी की। इस दौरान इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि उसने तकरीबन 1/3 इलाके को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस का ज़बरदस्त एहतजाज। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
अब की बार बीजेपी गुजरात में इख्तिदार से बाहर होगी। तवज्जो हटाने के लिए ईडी के जरिए धमकाने की कोशिशें। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में एमएलसी आमिर अली खान का बयान। ईडी की शुरुआत कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुई। पार्टी को वादा करना चाहिए कि हुकूमत में आएगी तो ईडी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। साबिका रियासती वजीर केटीआर का मुतालबा। 55 घंटों तक ईडी ने पूछताछ की थी लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। राहुल का बयान, कहा मेरा घर छीन लिया गया लेकिन मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का करता रहूंगा प्रचार। अगले हुक्म तक वक्फ के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में किसी भी नई तकरीर पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर अगली समाअत 5 मई को मुकर्रर। और जालिम इसराइली फ़ौज ने अमरीकी और मगरबी मदद से गाज़ा में आज फिर की बदतरीन बमबारी। कम से कम 19 फ़लस्तीनी बाशिंदों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।